Hello students in this class we are going to discuss about the Vedangs. Vedangs क्या है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म करने में, वैदिक रिचुअल्स को, रिचार्ज को, हाइम्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने में, व्हाट द रोल प्लेड बाय द वेदांग्स, दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस क्लास, इन दिस वीडियो. इन द लास्ट वीडियो स्टूडेंट्स मैंने आपको 3 वेदांग्स के बारे में बता दिया था, जो 3 पार्ट्स थे वेदांग के. फर्स्ट वाज द शिक्षा, सेकंड वाज द छंद एंड थर्ड वाज द व्याकरण. तो इसमें मैंने आपसे, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे निरुक्ता, एटमोलॉजी, सेकंड ज्योतिष एंड थर्ड इज द कल्प सूत्र को हम डिस्कस करेंगे. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि फोनेटिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंस है वैदिक रिचुअल्स के अंदर. जब हम आर्यंस हवन यज्ञ करते हैं, आज के भी टाइम में जब हवन यज्ञ होते हैं, तो उसमें जो वैदिक मंत्र बोले जाते हैं वो एक प्रॉपर एसेंट, प्रॉपर फ्लो से ही बोले जाते हैं. अगर उसके अंदर थोड़ा मिस्टेक हो जाती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उतना फेवर नहीं मिलेगा जितना फेवर गॉड से मिलना चाहिए. तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोनेटिक्स और शिक्षा इन परफॉर्मिंग द वैदिक रिचुअल्स. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. सेकंड था छंद और मीटर. तो ये छंद और मीटर क्या है? इट्स अ रिदमिक पैटर्न इन पोएट्री. तो जो मंत्र हैं उनको छंद के फॉर्म में एक प्रॉपर मीटर में लिया जाता था. प्रॉपर मीटर का इन द सेंस कि पहले उस वर्ड्स को मेजर करते थे कि इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, और फिर उसको डिवाइड करते थे कि इस तरह से डिवाइड करते थे कि वो मंत्र एक प्रॉपर लय के अंदर आ जाए, जिसको रेसाइट करना इजीली हो जाए. तो दैट वाज द छंद. और थर्ड मैंने आपसे बताया था ग्रामर ऑफ पाणिनि ने बुक लिखी थी ग्रामर पर, अष्टाध्याय, जिसमें 8 चैप्टर्स थे. और उन्होंने जो ये ग्रामर लिखी, उस ग्रामर, क्योंकि पाणिनि का जो टाइम था दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द वेद्स. तो वेदों की जो लैंग्वेज थी वो ऑब्सोल्यूट लैंग्वेज हो चुकी थी पाणिनि की एज तक आते आते, मतलब वो कॉन्टेम्पररी लैंग्वेज नहीं थी अब. तो उस लैंग्वेज को पर्टिकुलर टाइम में, आज के टाइम में या पाणिनि के टाइम में समझने के लिए पाणिनि ने ग्रामर लिखी या अष्टाध्याय लिखा, जिससे कि, और वो कॉमन पीपल की लैंग्वेज में लिखा, उस पर्टिकुलर टाइम के जो पीपल थे, जिससे कि वो वेदों को प्रॉपर्ली समझ सकें. जैसे आज के टाइम में भी कुछ स्टूडेंट्स, जैसे कोई टेक्स्ट बुक्स हैं, अगर उनकी लैंग्वेज टफ है तो उस टफ लैंग्वेज को समझने के लिए वो इजी फॉर्म में जो गाइड बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो गाइड बुक्स से पढ़ लेते हैं, जिससे कि उन्हें वो टेक्स्ट लैंग्वेज को थोड़ा समझ में आ जाए इजीली. तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखा, जो ग्रामर की बुक थी, जिसमें जो वेदों की जो लैंग्वेज थी वो टफ लैंग्वेज थी. उस टफ लैंग्वेज को किस तरह से इजी लैंग्वेज में लिखा जाए जिससे लोगों को प्रॉपर वे में समझ में आ सके कि वेदों में क्या लिखा हुआ है. तो दैट वाज द ग्रामर ऑफ पाणिनि. तो ये हमने तीनों लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निरुक्ता, ज्योतिष और कल्प, इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी वैदिक रिचुअल्स को, वैदिक रिचार्ज, वैदिक हाइम्स को प्रॉपर्ली समझने के अंदर. तो फर्स्ट इज हियर निरुक्ता. तो निरुक्ता जो यक्ष ने एक बुक लिखी, जो एक्चुअली एक डिक्शनरी थी, और वो इसलिए लिखी गई क्योंकि जैसे पाणिनि ने फील किया कि जो वैदिक लैंग्वेज है वो टफ लैंग्वेज है, तो उन्होंने उसको इजी करने के लिए ग्रामर लिखी. इसी तरह से यक्ष ने भी एक बुक लिखी जिसको निरुक्ता एटमोलॉजी बोला जाता है. एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स. ये पर्टिकुलर वर्ड कहाँ से आ रहा है, कब शुरू हुआ, क्या इसका मतलब हुआ, डिफरेंट टाइम्स में इसके क्या क्या इसके मतलब हो सकते हैं. दैट इज द दैट इज द साइंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड, दैट इज एटमोलॉजी. तो निरुक्ता जो लिखा गया डिक्शनरी थी, इसके अंदर इंपॉर्टेंट वो वर्ड्स थे जिनको, जो वैदिक टाइम में यूज होते थे, वेदों में यूज थे, वेदों में लिखे हुए थे, लेकिन उनको समझना मुश्किल था. तो उनको प्रॉपरली समझ लिया जाए, इसीलिए यक्ष ने निरुक्ता और या ये एटमोलॉजी या एक ये बुक लिखी. जैसे आज के टाइम में इफ वी गेट ए वर्ड टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो हम क्या करते हैं, उस वर्ड को गूगल कर लेते हैं और वो वर्ड का मतलब हमें पता चल जाता है. जब गूगल का टाइम नहीं था तो लोग क्या करते थे, डिक्शनरी लेते थे. डिक्शनरी बुक होती है, तो जिसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड है तो पहले उस वर्ड पे जाते थे पेजेस में, ये डी है, जैसे डी से कहाँ से डी स्टार्ट हो रहा है, फिर अल्फाबेटिकली देखते थे उसको ABCD, तो उसको प्रॉपर फिर जाके हम देख लेते थे कि इसका मतलब ये है, बट दैट टेक्स टाइम. तो आज गूगल कर लेते तो इजी है. तो निरुक्ता जब लिखा हुआ, या निरुक्ता जब लिखा गया बाय द यक्षा, एक डिक्शनरी के फॉर्म में लिखा गया, तो उन्होंने फील किया उस पर्टिकुलर टाइम में कि जो वेदों के अंदर जो वर्ड लिखे हैं वो टफ है. तो उनको आज के प्रीस्ट या निरुक्ता के टाइम के प्रीस्ट कैसे समझेंगे, इस वजह से उन्होंने वो डिक्शनरी लिखी, और इससे बहुत हेल्प हुई वैदिक रिचुअल्स को समझने में और परफॉर्म करने में. दैट वाज निरुक्ता डिक्शनरी. सेकंड वाज द ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी.
अब कौन सा वैदिक हवन यज्ञ कर्मकांड किस टाइम करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर बेनिफिट फ्रॉम दैट, इन ऑर्डर टू गेट boon फ्रॉम दैट, सो दैट वाज डन अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोनॉमी और अकॉर्डिंग टू द ज्योतिष, जिसमें देखा जाएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द सन ऑफ द मून, 27 नक्षत्र जो है उनकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, किस टाइम में हमें कौन से मुहूर्त में कौन से लगन में वो पर्टिकुलर वर्क शुरू करना चाहिए जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हो, तो इसका हमें पता चलता है ज्योतिष से। तो इस ज्योतिष इज ऑल्सो बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट, वेद का अंग बना या वेदांग इसको बोला गया, क्योंकि जो वैदिक रिचुअल हमें करना है वो हमें किस टाइम में करना चाहिए, फ्यूचर में हम करेंगे तो किस टाइम करें कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, उस टाइम सन की पोजीशन, मून की पोजीशन, अर्थ की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तीनों में क्या कौन सा एंगल पर क्या उसकी डायरेक्शन, क्या उसकी पोजीशन होनी चाहिए, जो 27 नक्षत्र हैं उनकी किस पोजीशन, क्या पोजीशन हो कि हम उस पर्टिकुलर रिचुअल को स्टार्ट करें इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर बेनिफिट्स। तो इसका मतलब हुआ ज्योतिष, इससे हमें बहुत फायदा हुआ वैदिक रिचुअल्स को प्रॉपरली परफॉर्म करने में। फिर हुआ कल्प, ट्रीटीज ऑन रिचुअल्स। अब ये रिचुअल्स होंगे कैसे, एग्जैक्टली होंगे कैसे, ये सारी चीजें तो हमने देख ली, तो अब उसके लिए एक वैदिक एरेना बनेगा, वैदिक एरेना, एक एरिया फिक्स हो गया कि इस एरिया में हमें पर्टिकुलर डे पर रिचुअल परफॉर्म करना है, हवन करना है, यज्ञ करना है, यज्ञ करना है, तो इस एरिया में होगा। तो उस एरिया को क्या उसकी लेंथ होगी, ये उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी ब्रेड्थ क्या होगी पर्टिकुलर एरिया की जहां पर हमें परफॉर्म करना है, और उसकी हाइट कितनी होगी जमीन से ऊपर उठाकर, उसमें जो होस्ट हैं जो उसको करवा रहे हैं उनका सिटिंग प्लान क्या होगा, फैमिली के कितने मेंबर्स हैं, कहाँ बैठेंगे, वाइफ हस्बैंड के लेफ्ट में बैठेंगी, राइट में बैठेंगी, किस पर्टिकुलर टाइम में बैठेंगी, कैसे बैठेंगी, और जो प्रीस्ट्स हैं वो वैदिक मंत्रों को कैसे उच्चारण करेंगे, तो उसका सारा सब कंसेप्ट कहां से आएगा, शिक्षा एंड फोनेटिक्स से आएगा कि कैसे मंत्रों का जाप करना है, उनकी लय, उनकी पिच, उनकी टोन, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, किस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होनी चाहिए, वोकल कॉर्ड्स को, वोकल ऑर्गन्स को किस टाइम ज्यादा बोलना है, किस टाइम उसकी पिच कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम क्या होगी, ये सब चीजें जो होंगी जिससे कि वो प्रॉपरली मंत्र या वो ऋचा या प्रेयर उस गॉड तक पहुंचे जिसके लिए वो हम कर रहे हैं। तो इसके लिए और इसके साथ साथ हवन हुआ, हवन कुंड बना, हवन स्टार्ट हुआ, ऑफरिंग्स क्या होंगी, ऑफरिंग्स कहाँ रखी जाएंगी, कितना डिस्टेंस होगा ऑफरिंग्स के बीच में, या कितनी ऑफरिंग्स कितने ग्राम लेकर हमें हवन कुंड में डालनी है, और कौन सी ऋचा जब खत्म होगी तब डालनी है। जैसे आज के टाइम में भी हम लोग घरों में हवन होते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पर जब स्वाहा बोला जाता है तो सभी लोग उसमें आहुति डालते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी वो पूरा सिस्टम था। लेकिन आज के टाइम में तो जितना सिस्टमेटिकली हम लोग कर रहे हैं वो उसका एक पार्ट भी नहीं है, उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज्यादा सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली किया जाता था। और ये भी बोला जाता था ये जैसे जो वैदिक हवन का ये हवन कुंड बना हुआ है, तो इस हवन कुंड में जब आहुति देते थे और जिस पर्टिकुलर गॉड को इन्वाइट कर रहे हैं, और चाहे वो हाइन उन्होंने ऋग्वेद से लिए, सामवेद से लिए, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से ली है, तो उसके एक पर्टिकुलर प्रीस्ट भी होते थे। आज के टाइम में तो किसी भी पंडित जी को बुलाते हैं और वो उसको परफॉर्म करवा देते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में अगर ऋग्वेद से लिया है तो ऋग्वेद के ही प्रीस्ट आएंगे, होत्री होंगे, सामवेद से हैं तो उद्गात्री होंगे, अदरवायु होंगे, ब्राह्मण होंगे, कितने पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में बैठेंगे, किस डायरेक्शन में खड़े होंगे, किस पर्टिकुलर टाइम पे स्वाहा बोलेंगे, कितने लोगों को आहुति डालनी है। तो ये सब चीजें जो थी वो बहुत वेल प्लान्ड तरीके से की जाती थी, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कल्प के अंदर, ट्रीटीज ऑन रिचुअल्स, और वो 3 है। श्रोता सूत्र, तो श्रोता सूत्र को ही माना जाता है ओरिजिन ऑफ, जो आज के टाइम में जो लोग जो मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसका जो ओरिजिन है वो वैदिक एरेना, जो ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्री जो है वो हमें श्रोता सूत्र से ही मिलता है। उसके बाद है सेकंड इज द गृह सूत्र। तो गृह सूत्र के अंदर वो पूरे संस्कारों को एक्सप्लेन किया गया है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, जब वो फीटस है, तो उसके बाद उसका बर्थ होगा, तो गर्भ में आने पर ही संस्कार स्टार्ट हो जाते थे, हवन यज्ञ स्टार्ट हो जाते थे, और जब वो जन्म लेता था फिर हवन यज्ञ, और डिफरेंट स्टेजेस में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और जब वो डेथ हो जाती है तो डेथ में भी जब उसको दाह संस्कार कर रहे हैं तब भी संस्कार होता है, तभी वैदिक मंत्र हवन यज्ञ चलते थे। तो इन सबका जो जिक्र है वो किया गया है गृह सूत्र के अंदर। फिर धर्म सूत्र है जिसके अंदर मोरल वैल्यूज बताई हैं कि व्हाट शुड बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पर्सन टुवर्ड्स हिज फैमिली, टुवर्ड्स सोसाइटी, सो दैट दे कुड लिव इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर हार्मोनियस वे, ब्रदरहुड में रह सकें। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंस थी, दैट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द
वेदांग्स जो हमने अभी डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है जिससे कि वैदिक रिचुअल्स को प्रॉपरली समझा जा सके। दैट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेदांग्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।